second chapter, climate, and we have finished with the latitude and altitude, how both these factors affect the climate of any area. Like latitude मैंने आपको बता दिया था. Latitude means all the longitudinal lines like equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. So India lies in the tropical area because Tropic of Cancer passes through the middle part of India and divides it into two equal parts. The part below Tropic of Cancer is Cancer has tropical climate, and the part above Tropic of Cancer has subtropical climate. ठीक है, तो इस तरह से होता है. आप इसको रीडिंग कर लीजिए. देन एल्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट हाउ द रिलीफ फीचर्स लाइक हाई माउंटेन्स, है ना, दे हैव डिफरेंट क्लाइमेट एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज. जितना आप प्लेन में होगे वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद एवरी 1000 मीटर और 1 किलोमीटर टेम्परेचर कम होता जाता है. इसलिए दैट्स व्हाई यू विल फाइंड मोर कूलर एंड मोर प्लेजेंट क्लाइमेट इन द माउंटेन्स देन इन प्लेन एरियाज. स्नोफॉल प्लेन एरिया में देखा आपने? नहीं होगा. सिर्फ उन एरियाज में होता है जो आप उन देशों में होता है जो आपके हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं, लाइक कनाडा हो गया, या फिर कनाडा में भी हर जगह नहीं होता है. कनाडा क्योंकि बहुत बड़ा देश है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा है जो कि 45-50 डिग्री लैटिट्यूड्स में ऊपर है वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँचती है. तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी देन जानते हो. नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम. जिस भी एरिया में जिस तरह का वहाँ पे दबाव क्षेत्र होगा, जिस तरह के वहाँ पे विंड्स मूव करते. नाउ व्हाट इज ए विंड? आप ये वर्ड समझ लीजिए. एक होता है वर्ड हम कहते हैं एयर, हवा, जिस हिंदी में कहते हैं. एक होता है आपका विंड और पवन. विंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पवन. नाउ एयर इन मोशन इज नोन एज विंड. जब ऑक्सीजन या एयर मॉलिक्यूल्स खड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हवा या एयर. लेकिन जब वो मूव करते हैं, बहता है, जब हवा बहती है, हम कहते हैं ना कि हवा बह रही है, तो वो हवा जो बहती है, जो फ्लो होती है, दैट मूविंग एयर इज नोन एज विंड. और ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम उसको विंड, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप क्लाइमेट जो आप करोगे तो उसमें आप ये वर्ड मत यूज करना हवा बह रही है, हवा यहाँ से चलती है. हवा आपको वर्ड यूज नहीं करना है, एयर वर्ड यूज नहीं करना. यू हैव टू यूज द वर्ड विंड और पवन इन हिंदी. ऑलराइट, so you have to use these geographical terms in your answers. So pressure and wind system, दबाव का क्षेत्र होता है. There is always inverse or opposite relationship between temperature and pressure. Remember, this is a very logical chapter and it is complex chapter. Climate जो होता है अच्छे को समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझना है. मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी, जितना आप समझ सकें उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो आप इसको, लेकिन उसके बाद आप इसकी रीडिंग जरूर करिएगा लाइन बाय लाइन. सो टेम्परेचर एंड प्रेशर. दबाव जानते हो? दबाव होता है ना, एयर. आप जानते हो ये जो एरिया है ये क्या खाली है? वैक्यूम है यहाँ पर. यहाँ पे क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, एयर पार्टिकल्स है, और इनका दबाव है. लेकिन उसे हम फील नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हमारा खुद का प्रेशर होता है. आपने सुना है लो प्रेशर हो गया, लो बीपी हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से भी आपके ऊपर प्रेशर है. अगर आप जानते हो आपके सर के ऊपर कितने ही 1000 मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आपके ऊपर है, पर क्यूबिक ग्राम कुछ ऐसे मीटर होता है, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडल का दबाव. क्योंकि भाई आपके ऊपर इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं, तो उसका दबाव आपके सर पे है. ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन उसे काउंटर बैलेंस कर रहा है क्योंकि आपकी बॉडी की खुद के अंदर क्या है? प्रेशर है. और वही, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है या फिर आपको वीकनेस होती है और वही आपका जो ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है. तो बाहरी प्रेशर पड़ रहा है, आपका प्रेशर जो अंदर का वो उसको मैच नहीं कर पा रहा है. तभी आदमी क्या होता है? फेंट हो गया, या उसको नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई, है ना. जब आप माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं तो आप हाँफ रहे हैं क्योंकि आप उस प्रेशर को नहीं झेल पा रही आपकी बॉडी. तो आपके बॉडी के अंदर भी प्रेशर है और बाहर से तो प्रेशर है ही. तो दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अबव, हमारे ऊपर जो है पर जो है क्यूबिक ग्राम, ऐसा कुछ है इसका पूरा फॉर्मूला, तो उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप एटमॉस्फेयर जानते हो ना? एटमॉस्फेयर में देयर इज नंबर ऑफ गैसेस, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं. लेकिन उसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, दैट इज ए इनर्ट गैस. बस ऑक्सीजन है जो आप इंपॉर्टेंट गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड. अदर्स जो है उनका थोड़ा बहुत रोल होता है. तो ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनका प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड प्रेशर हैज अपोजिट रिलेशन विद द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर विल बी
लो, लो। यस। इफ टेम्परेचर इज लो, प्रेशर विल बी हाई। तो अपोजिट रिलेशन होता है प्रेशर में। और ये जो प्रेशर में अपोजिशन होता है ना, अगर मान लो कहीं हाई प्रेशर है, कहीं लो प्रेशर है, इसी की वजह से विंड का मूवमेंट होता है। वी ऑलवेज रिमेंबर दिस। पहली बात, पहला लॉ क्या है? देयर इज अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। और टेम्परेचर की वजह से प्रेशर में वेरिएशन आता है। मान लो इस जगह पे, ये जो आपका ऋषिकेश है, यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया है, कम दबाव का क्षेत्र है आपका। आप यहाँ से 500 किलोमीटर जाएंगे, मान लो लखनऊ, आप यूपी जा रहे हैं, तो वहां पे आपका हाई प्रेशर एरिया है। वहां पे मान लो टेम्परेचर जो है आपका लो है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। तो अब बताओ हवा किस तरफ बहेगी? ये आपका लो प्रेशर एरिया है, और उत्तर प्रदेश में कोई भी आप एरिया ले लीजिए, XYZ लखनऊ ले लीजिए, वहां पे आपका हाई प्रेशर एरिया है। अब विंड किस तरफ मूव करेगी? क्योंकि इसी से विंड का मूवमेंट होता है पूरे ग्लोब पर। जो हवा इधर से उधर बहती है, इसका मेन रीजन डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम होता है, जिसको हम प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अगर आपने सुना हो कभी प्रेशर बेल्ट, अगर आपने 6 क्लास में 7 क्लास में कभी देखा, वो पूरा ग्लोब बना रहता था, उसमें हवा इधर मूव कर रही है, आपको इस तरह से बहुत ग्लोबल हीटिंग सिस्टम दिखाया जाता था। तो इसी को हम कहते हैं। तो बेसिकली समझ लीजिए आप, अगर आप इतना नहीं समझ सकते तो बस इतना समझ लो कि जब प्रेशर ऊपर नीचे होता है तभी हवा बहती है। अगर मान लो आपने कभी फील किया होगा कि यार हवा तो आई नहीं रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हवा नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र में भी वही प्रेशर सिस्टम है जो आपके आसपास के क्षेत्र में, तभी हवा कहीं से आई नहीं रही है आपके पास। तो हवा की मूवमेंट के लिए, विंड जनरेशन के लिए, विंड की मूवमेंट के लिए डिफरेंशियल प्रेशर सिस्टम का होना जरूरी है। जब एक जगह हाई प्रेशर होगा, दूसरी जगह लो प्रेशर होगा, तभी हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और हमारे पूरे ग्लोब पर फिक्स है कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे आपका प्रेशर सिस्टम फिक्स होता है, और हवा हमेशा साल भर वहां से इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में मूव करती रहती है। मैं वो आपको बाद में बता दूंगी, प्रेशर बेल्ट का जो है वो अलग से आपको बता दूंगी। इसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट विंड्स। क्या कहा जाता है? परमानेंट विंड्स या फिर प्लैनेटरी विंड्स, जो पूरे प्लैनेट में जो है वो साल भर स्टैब्लिश रहती हैं। जैसे आपने ट्रेड विंड्स का नाम सुना होगा, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोलर विंड्स हैं। ये कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो साल भर पृथ्वी पर बहती हैं और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेटरी या परमानेंट विंड्स। बट कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो कि मौसम के साथ क्या होता है? बदल जाती हैं। जो मैंने आपको मानसून बताया था, मानसून क्या होता है? आपका सीजन के अकॉर्डिंग ये जो विंड्स होती है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सीजनल विंड। मानसून विंड इज ए सीजनल विंड। वेयर एज जो मैंने अदर विंड्स का नाम बताया, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, दे आर परमानेंट विंड्स, और ये हमेशा जो है पूरे पृथ्वी पर एक टाइम में मूव करती रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हमारी गर्मियों में हवा जो होती है वो समुद्र से इंडिया की तरफ आती है, और जैसे ही आपका सर्दियां आती हैं तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। तब हवा कहाँ, तब विंड किस तरफ मूव करती है? फ्रॉम इंडिया टू इंडियन ओशन, पानी की तरफ मूव करती है। ठीक है। हवा गर्मियों में ऐसे आती है इंडिया, मान लो यहाँ पे इंडिया है, ये ओशन है आपका। ठीक है। तो हवा यहाँ से इंडिया की तरफ आएगी, और जैसी सर्दी आएंगी तो हवा इंडिया से वापस इंडियन ओशन की तरफ आती है। मतलब डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स जाता है। और क्यों होता है रिवर्स, पता है आपको? क्यों डायरेक्शन रिवर्स होगा बताओ? क्योंकि किस चीज में बदलाव आता है? हाँ, वेरी गुड, किसने बताया? हाँ, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सार्थक। सार्थक ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों के टाइम में पूरा भारत का टेम्परेचर और प्रेशर सिस्टम बदल जाता है, और यही मेन रीजन है मॉनसून के जनरेशन के पीछे। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ इंडियन लैंड मास एंड इंडियन ओशन। ठीक है। अभी हम इसको आगे चल के पढ़ते हैं। वैसे मुझे पता है कई लोगों को ये जो है मैंने आपको कॉरियोलिस फोर्स भी बताया था ना? मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कॉरियोलिस फोर्स बता दिया था। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में, उनको याद है कि मैंने कॉरियोलिस फोर्स बताया था? कॉरियोलिस फोर्स है, जेट स्ट्रीम, ये सब मैंने आपको बता दिया था मुझे लग रहा है आपको, लेकिन जब पढ़ाए तो याद रहता नहीं है। देखो, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। ये सब जो है बहुत टेक्निकल चीजें, शायद आपको धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। आपको पता है जो हमारा जो अर्थ है उसके दो तरह के मूवमेंट होते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन सा मूवमेंट होता है?
कि हमारा अर्थ एक जगह रुका हुआ है, तो क्या होता है, किस तरह की मूवमेंट जो है हमारा वेरी गुड। अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। और अर्थ कभी बिल्कुल, देखो अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है अपने इंक्लिनेशन से। सो हमारा जो अर्थ है एक तो थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में, ऊपर से वो अपनी जो उसकी दूरी होती है ना, एक्सेस, उस पर वो क्या करता है, मूव करता है। एंड इट कंप्लीट्स वन मूवमेंट इन हाउ मच टाइम, 24 आवर्स, जिसपे हमारा डे नाइट डिसाइड होता है, ठीक है। देन उसके बाद देयर इज अदर मूवमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन, जो कि हमारा 365 और जो भी है 1/4 डे में होता है, जिसको हम 366 या वो कहते हैं, जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है, 365 डेज 1/4 जो टाइम होता है उसका। नाउ ये जो हमारा अर्थ रोटेट करता है, हम बेसिकली हियर वी आर कंसर्न अबाउट रोटेशन। जब हमारा अर्थ रोटेट करता है, लट्टू आपने देखा होगा ना टॉप, जब रोटेट करता है उसी तरह से हमारा अर्थ भी रोटेट करता है, तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है उसके मूवमेंट से। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स। तो अगर एग्जाम में आता है कि द एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज कॉरियोलिस फोर्स, CORIO, है शायद, या सिंगल एल होगा, IS, कॉरियोलिस फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है उसका हमारे क्लाइमेट पे या हमारे जो विंड सिस्टम होता है उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो ग्लोब है, अगेन यहाँ पे वो नहीं है, मार्कर नहीं है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे इनको तो मैं बता ही सकती हूँ। वैसे बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है जो ऑनलाइन है? यस मैम। यस मैम। ओके है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन तो वो फिर पूरी बॉडी को लेकर मूव कर रहा है ना, लेकिन रोटेशन में ही वो घूमता है ना। रोटेशन में ही वो अपनी फुल बॉडी के साथ मूव कर रहा है फास्ट, तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो वो एनर्जी क्रिएट होती है, आप खुद ही मैं आपको पुश कर दूं या आप सोचो थोड़ी देर आप घूमो, तो आपकी बॉडी से एक एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। उसी तरह से अर्थ से एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी की वजह से जो हमारा विंड सिस्टम है, जो हमारे पृथ्वी पे जो विंड मूव करती है, पवनें जो होती हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन से। मान लो हवा इस तरह से चल रही है, ठीक है, तो वो कभी स्ट्रेट ना मूव करके, मान लो उसको यहाँ से A से B जगह पहुंचना है, तो वो A से B, अब जैसे ये है, मान लो A जगह ये है और ये B है, तो उसको A से B की तरफ पहुंचना है, यहाँ से वहां पहुंचना है, लेकिन वो A से B ना पहुंच के वो इधर मूव कर जाती है, मतलब यहाँ ना जाके वो इस तरफ मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, तो जहां उसको पहुंचना है, जब तक वो मतलब विंड हमारी पहुंची तब तक वो जो एरिया है वो आगे बढ़ जाता है, और हमारी जो हवा होती है वो पीछे रह जाती है। मतलब ये एक थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको इतना नहीं भी समझना तो आप इतना समझ लो कि जो हमारे अर्थ का रोटेशन है उससे एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो पवने, जो विंड्स हमारी पृथ्वी पे मूव करती है, उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। द राइट वर्ड इज डिफ्लेक्शन। अब मैं आपको खूब तेज रोटेट कर दूं, मान लो यहाँ पे आपने वो देखा है वो जो झूला, उसको बिठा के मैं आपको खूब तेज रोटेट कर दूं, फिर मैं आपको तुरंत खड़ा करूँ और मैं बोलूँ आप उधर जाओ, आपको सीधा यहाँ से वहां जाना है, आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है, आपकी जो एनर्जी आपने जनरेट की है, वो आपको वहां पे जाने की जगह आप क्या हो जाओगे, क्या पता आप लुढ़कते लुढ़कते आप इस तरफ पहुंच जाओ। आप समझ रहे हो ना? तो वही चीज होती है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करता है तो उसके ऊपर जो पवनें होती हैं वो भी मूव करती है साथ ही साथ, और जो हवा होती है जहां उसको पहुंचना होता है उसकी जगह वो डेस्टिनेशन जहां पर उसको पहुंचना है वो रोटेशन की से वो आगे पहुंच जाता है, और हमारी हवा जो है वहां पर पहुंचने में लेट लगा देती है, मतलब उसको समय लग जाता है। या फिर आप कहो कि एनर्जी यहाँ पहुंचने की जगह वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जितनी भी, अब इसका जो लॉ क्या है, all the winds which move in the northern hemisphere they are deflected to their right, ठीक है। जितनी भी हवा होती है या पवन होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पता है ना, इक्वेटर के ऊपर का एरिया क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो उसमें जो भी हवा मूव करती है, विंड मूव करती है, वो किस तरफ मुड़ेगी, अपने राइट में मुड़ जाएगी। और जो भी पवन आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, वो किस तरफ मूव कर जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेफ्ट में, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फेरेल्स लॉ।
इस चीज को, इस लॉ को हम कहते हैं फेरेल्स लॉ, क्योंकि सबसे पहली बार साइंटिस्ट जो थे फेरेल्स, उन्होंने इस बात को बताया था कि हमारे पृथ्वी पर जो भी पवन है, जो भी विंड्स हैं, दे नेवर मूव स्ट्रेट, वो कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती है, दे ऑलवेज मूव इन अ स्लांटिंग वे, हमेशा वो तिरछा होकर मूव करती है। बिकॉज ऑफ द कॉरियोलिस फोर्स दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं आपको ये बताऊं, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो ये विंड यहाँ से आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये किस तरफ मुड़ जाएगी, अपने राइट में मुड़ जाएगी, ठीक है, जैसे ये इधर मुड़ गई राइट में। और जो विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में, वो किस तरफ मुड़ जाएंगी, अपने लेफ्ट में, इस तरह से, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, इस तरफ मुड़ जाएंगी लेफ्ट में। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखना कि जब भी साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, चक्रवात जानते हो ना, ऐसे घूमता है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक एक फेनोमेना होता है। तो जब भी चक्रवात आता है, चक्रवात होता है क्या आपको पता है, वायु दाब की वजह से होता है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। जब बीच में आपका इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बहुत ही इंटेंस कम वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, तो आसपास से जो भी हवाएं होती है वो बहुत तेजी से सेंटर में आती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि हाई प्रेशर से विंड किस तरफ मूव करता है, लो प्रेशर की तरफ से, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, तो वो किस तरफ जाते हैं, जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, जहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा बहुत, विंड यहाँ इस तरफ आएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमेशा ये लॉ याद रखना, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इसीलिए जब भी कभी ओशन में, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आ गया, क्यों, क्योंकि जब भी वहां पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो आसपास से हवा, और हवा के साथ साथ जो पानी होता है वो कहाँ भागता है, किस तरफ भागता है, बीच की तरफ, लो प्रेशर एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए। तो ऐसे ऐसे घूमता है ना, इस तरफ से, तो बीच में घूमता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है हवा की, क्लॉकवाइज। तो जब भी साइक्लोन आएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब भी साइक्लोन आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो लेफ्ट में हवा घूम जाती है ना, तो ऐसे घूमेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो हमेशा वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि हवा राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको उसमें जो ये सामने वाले बच्चे, मैं उनको बता दूंगी ब्लैक बोर्ड पर। तो आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जब भी हवा मूव करेगी तो अपने राइट में मूव हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में जो है विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं फेरेल्स लॉ, और इसीलिए पूरा जो हमारा विंड सिस्टम है हमारे अर्थ के ऊपर, उसका अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जो आप जब भी मैं आपको प्रेशर बेल्ट थोड़ा बताऊंगी तो आप उसमें समझ जाएंगे। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। ऑलराइट, सो मैंने आपको दो चीजें बताई, कॉरियोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेट स्ट्रीम। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे क्लाइमेट को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक कॉरियोलिस फोर्स है, या फिर आपका जो मैंने आपको बताया फेरेल्स लॉ, जो पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन जेट स्ट्रीम है ये। अब ये जेट धारा क्या होती है, आपने जेट नाम से समझ लिया होगा कि ये ऐसी हवा है, विंड है, मैं बार बार हवा बोल रही हूँ क्योंकि विंड बोलने में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन आप समझ लें कि ये आपको यूज क्या करना है वर्ड, विंड या पवन, ठीक है, आप हवा वर्ड यूज नहीं करोगे अपने आंसर में। तो जब भी हवा बहुत तेज स्पीड में बहती है, आपने जेट देखा ना, जेट प्लेन बहुत तेज बहता है ना, उसी तरह से जब हवा बहुत तेज स्पीड में मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम इज ए विंड सिस्टम, पूरा ये विंड सिस्टम है जो कि कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की साइड। और ये मान लो जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे ठंडे, ये इसका इस विंड का जनरेशन मालूम है कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठंडे आर्कटिक ओशन सुना आपने, आर्कटिक सुना है, आर्कटिक एरिया जो बहुत ही ठंडा, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, वहां से इस विंड सिस्टम का जेट धारा का ओरिजिन होता है। जब भी बहुत डिटेल में आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वास्ट चीज है, बस इतना समझ लो कि जो आपका आर्कटिक एरिया है, जो बहुत ही ठंडा एरिया है, वहां पे कुछ ऐसे सिस्टम्स कंडीशंस क्रिएट होती है जिनकी वजह से हवा बहुत तेजी से बहती है, वहां से उसका ओरिजिन होता है, हवा ऊपर की तरफ उठती है, और फिर वो ईस्टर्न डायरेक्शन में, जैसे इंडिया जिस तरफ है, इंडिया है या उसके, अब हम तो इंडिया में रहते हैं, हम इसलिए इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरी कंट्रीज है वो पूरे कंट्रीज को कवर करते हुए आगे जाता है, लेकिन हमें मतलब नहीं कहाँ जा रहा है, हम तो इंडिया से मतलब है। तो वो आर्कटिक ओशन से जो हमारे ऊपर है, जहाँ पे इंग्लैंड है ऊपर, नॉर्वे, तो उस तरफ का जो एरिया है वहां से उसका ओरिजिन होता है, और फिर वो नीचे की तरफ आता है, और इंडिया होते हुए, हिमालय होते हुए वो कहाँ जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही फास्ट मूविंग, और ये पूरा बेल्ट होता है, यानी कि एक सिंगल हवा बह रही है,
ये आपने ओशन देखा है, ओशन टाइप में, तो उसी तरह पे बहुत एक पूरा बेल्ट होता है विंड का, और बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं इसमें, और ये ऊपर से मूव करता है, इसी को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम का क्या रोल होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट में। बेसिकली आपको इतना समझना, जेट स्ट्रीम इज ए फास्ट मूविंग विंड सिस्टम विच मूव्स इन द अपर ट्रोपोस्फियर, और ये नीचे की हाइट में मूव नहीं करता, ये कहाँ मूव करता है, ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर आपने सुना है क्या होता है, आपको पता है? यस टाइप ऑफ वेरी लेयर गुड, होती है। यस वेरी गुड। तो क्या नाम आपने बताया अपना? हाँ, अदिति जो है उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया कि आपकी जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, आपको पता है हमारे जो अर्थ है उसकी एक लेयर है, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर ने उसको सराउंड करके रखा है। अब वो एटमॉस्फेयर जो आपका है वो ग्राउंड सरफेस से लेके आप समझ लो कि पूरा 100 किलोमीटर या उससे भी वास्ट है, तो उसी को हमने जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे नीचे का पार्ट है वो आपका सिर्फ यहाँ जमीन से लेके 18 किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। एंड ये जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ह्यूमंस, क्योंकि आपको पता है कि इसी लेयर में ऑक्सीजन या फिर जो भी इंपॉर्टेंट हमें गैसेस चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, वो कहाँ मिलती है, ट्रोपोस्फियर में। एंड जितने भी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं, जैसे आप बारिश देख रहे हो, बादल देख रहे हो, ये ट्रोपोस्फियर में ही आपको मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। अब आपने सुना ना कि जो अब इसके साथ कई कई बातें याद आ रही है मुझे, मैं वही आपको जैसे बता रही हूँ कि जब आप फ्लाइट से, जैसे आप जो एरोप्लेन्स होते हैं, जब आप उससे मूव करोगे तो एरोप्लेन्स हमेशा आप देखना बादलों के ऊपर मूव करते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं, बादलों के साथ साथ या बादलों के नीचे नहीं मूव करते, क्योंकि ये जो आप ये क्लाउड्स देख रहे हो ये हमारे ट्रोपोस्फियर में ही है, ट्रोपोस्फियर में। और जैसे ही ऊपर जाओगे आप क्लाउड से ऊपर, तो वो स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। और हमारे, अगर आप जिसने भी फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा तो आप सोच लीजिए आप स्ट्रेटोस्फियर में भी घूम कर आ गए हो। अभी तो हम ट्रोपोस्फियर में ना, आप फ्लाइट से ट्रेवल करोगे तो आप समझ लो आप स्ट्रेटोस दूसरी लेयर में भी घूमकर आ गए हो, क्योंकि हमारे जो जितने भी फ्लाइंग प्लेन्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेटोस्फियर में ही मूव करते हैं, क्योंकि वहां पे एयर डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वहां पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बादलों के ऊपर ना बारिश होती है, ना थंडर स्टॉर्म होता है, ना आपके साइक्लोन्स होते हैं, ना वहां पे लाइटनिंग होती है, ना हवा का डिसबैलेंस होता है। इसलिए जब भी जो आपका प्लेन्स होते हैं जब मूव करते हैं तो वो पहले वो इतनी हाइट अटेन करते हैं कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाए, उसके बाद वो फिर सीधा होकर मूव करते हैं। क्योंकि अगर वो नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा, बादल हैं, बादलों से टकराएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग। देखना मेजर एक्सीडेंट ना कभी भी ट्रेवल करते हुए नहीं होता है, कब होता है, या तो विमान जब प्लेन टेक ऑफ करता है या जब लैंड करता है तब होता है। क्योंकि मान लो लैंड कर रहा है, लैंड करना जरूरी है, सामने आपका वो है जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी यहाँ पे प्लेन उतरता है, और वहां पे क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, उसी से फिर प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो इसलिए हमारा जो जब भी प्लेन फ्लाई करता है तो हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर में ही मूव करता है, ठीक है। तो जो आपका जेट स्ट्रीम है वो हमेशा कहाँ मूव करता है, इन द ट्रोपोस्फियर, ना तो बहुत नीचे मूव करता है ना बहुत ऊपर, ट्रोपोस्फियर में ही मूव करता है, ठीक है, मतलब कि 10 किलोमीटर या फिर इसी के आसपास। सो जेट स्ट्रीम यहाँ पे दिया हुआ है, दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड 12,000 मीटर, मतलब 12 किलोमीटर, 12,000 मीटर मतलब क्या हो गया, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो है आपका जेट स्ट्रीम मूव करता है इन द वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। Their speed varies from about 110 km per hour in summer to about 184 km per hour in winter. It means that jet stream, jet धारा, मैं आपको पेज नंबर आपको मिला 28 की बात कर रही हूँ, पेज नंबर 28 पर दिया हुआ ये, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका जेट स्ट्रीम होता है इट इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स। आप देखिए विंटर में इसकी स्पीड कितनी है, जेट स्ट्रीम किस मौसम में ज्यादा एक्टिव रहता है, विंटर्स में, क्योंकि इसकी स्पीड होती है 184 किलोमीटर पर आवर। और समर के टाइम ये बहुत एक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 110 किलोमीटर्स, ठीक है। सो जेट स्ट्रीम बेसिकली इट इज ए फास्ट मूविंग विंड सिस्टम which moves in the upper troposphere at a height of 12 kilometers, and it is most active during the winter season where when its speed is 184 kilometer per hour. तो इसका हमारे इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर भी असर होता है बिकॉज इट ब्रिंग्स रेनफॉल। अब वो कैसे लाता है वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। नाउ द इंडियन मानसून, अब हम किस पे आते हैं, इंडियन मानसून। आपको पता है, ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया हैज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट।
अगर आपसे कल को कोई पूछे कि इंडिया की क्लाइमेट क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? इंडिया हैज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, अब मैंने कल आपको मॉनसून का मतलब बताया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं मॉनसून क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज ए मॉनसून? मैंने कल ही तो आपको एक्सप्लेन किया था मॉनसून क्या होता है, कल ही बताया नहीं मैंने तुम्हें? अरब ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे तो क्या होता, पूरी कहानी तो बता दी, दो बार मैंने बता दिया आपकी क्लास में। मैम मॉनसून वर्ड मौसम से आया है। मौसम से आया है, उसके बाद क्या है क्या ये मॉनसून सिस्टम? सार्थक आपने क्लास अटेंड की है इससे पहले? बताइए मॉनसून क्या होता है। अगर आप ऐसे ही आपका बिहेवियर रहेगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि एजुकेशन विदाउट नॉलेज इज जस्ट वेस्टेज। अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप सिर्फ क्लास बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता ही मैक्सिमम बच्चे इसमें 7 8 पहुंच के आ गए, लेकिन उनसे अगर मैक्सिमम सेकंड या थर्ड क्लास का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए ना, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। और सेम चीज यही है, क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये टफ होता है क्लाइमेट, ये अच्छे अच्छे जो हम हायर स्टडीज में भी जाते हैं तो भी हमें कई बार चीज समझ में आती नहीं आती, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा। अब मानसून में क्या प्रॉब्लम है भाई? मानसून में मैंने आपको कितनी बार बता दिया है। पहले तो मास्क उसमें नीचे हवा करके। लैंड टू सी और सी टू लैंड चलती है। ओके, बस सिंपल से आपको कल बात ही बताई थी, व्हेन देयर इज मानसून मींस सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, व्हेन देयर इज change in the direction of the wind according to season is known as monsoon। जब हमारे सर्दियों का गर्मियों का समर सीजन इंडिया में होता है, तो विंड जो होती है दे मूव फ्रॉम इंडियन ओशन टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास। लैंड मास क्या होता है? जो हमारा पूरा जमीन है, भारतीय जो भूमि है, उसकी तरफ हवा बहती है। जब विंटर सीजन आता है तो हवा किस तरफ मूव करती है? फ्रॉम लैंड टू सी। तो क्या डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई? ड्यूरिंग समर मूवमेंट इज फ्रॉम सी टू लैंड, ड्यूरिंग विंटर मूवमेंट इज फ्रॉम लैंड टू सी। एंड वाई? जो तुमने उस समय बताया था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। वो मैं आपको कल बताऊंगी इस पे ब्लैक बोर्ड पे बना के, एक चीज बताऊंगी बस, उससे पूरा इंडियन क्लाइमेट एक्सप्लेन हो जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इतना ही समझ लो। जब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर कम होगा, ठीक है ना? और जहां पे हाई प्रेशर होता है और जहां लो प्रेशर होता है, हमेशा विंड किस तरफ मूव करेगा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लैंड प्रेशर, लो प्रेशर। बस यही दो चीजें आपको समझनी है, आपको इंडिया का क्लाइमेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी और तो सेकेंडरी चीजें होती हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मेन फंडा आपका यही है। प्रेशर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेशर जब चेंज होता है तभी आपके विंड का डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो मॉनसून बेसिकली मीन्स सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ड्यूरिंग समर wind move from India to Indian Ocean, and during winters wind move from Indian Ocean towards Indian landmass। and why? because change in the entire pressure system। भाई सर्दियों के टाइम, गर्मियों के टाइम में आपको पता है ना सर, हमारे सन हमारे ओवरहेड होता है, ऊपर होता है, तो बहुत ही गर्मी होती है, जमीन एकदम जो लैंड मास है बिल्कुल गर्म हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। उसका अपोजिट ओशन में होता है। ओशन, क्योंकि आपको पता है कि पानी लैंड को गर्म करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन पानी को गर्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि पानी मूव करता रहता है ना हमेशा। तो जब तक एक लेयर गर्म होती है तब तक दूसरी लेयर आ जाती है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, ओशंस में टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। अब ओशन में हाई प्रेशर है और इंडिया में क्या है? लो प्रेशर। अब ऑटोमेटिकली विंड किस तरफ मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ द ओशन टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया ऑफ द इंडियन लैंड मास। अब वो जो विंड मूव करती है, क्योंकि वो ओशन से आ रही है, आपको पता है जो हमारे इंडिया में बारिश हो रही है, ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन, उतना क्योंकि सारे ओशन आपस में जुड़े हुए, तो ये जो पूरा पानी आ रहा है और विंड मूव कर रही है, क्योंकि समुद्र के ऊपर हवा भी चलती है ना, हवा की फ्रिक्शन से ही तो आपकी पानी मूव करता है ओशन का। तो हवा अपने साथ साथ पानी को मूव कराती है और अपने साथ क्या कैरी करती है? मॉइस्चर। हवा जब पानी पे मूव करेगी तो उसमें से क्या करेगी? वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करती है। इसीलिए इन्हीं 3 महीनों में इतनी तेज बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो पूरा सिस्टम साल भर डेवलप होता है। हवाएं उतनी दूर, हवा पानी उतनी दूर से मूव करते 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 इंडिया तक पहुंचता है। और इंडियन ओशन, क्यों बारिश हो रही है? क्योंकि हमारे पास तो इंडियन ओशन है, पूरा पूरा पानी हमारे आसपास है, तभी हमें 3 महीने कम से कम अच्छी जो है रेनफॉल मिल जाता है, जो दूसरे देशों को नहीं मिलता है।
तो हवा जब आती है तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके लाती है, और वही फिर हमारे इंडिया में 3 महीने बारिश होती है। ठीक है, तो वो पूरा सिस्टम मैं आपको कल बताऊंगी। अब आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। पढ़ भी सकते हो आप, कल भी आप या तो डाउट जो भी आप कल भी क्लियर कर सकते हो।